हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहां हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ह्यूमन आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में इस पहले टॉपिक में आपको ह्यूमन आई के पार्ट्स, उसके फंक्शन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, इतना कुछ पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन आई का हम एक डायग्राम देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है ह्यूमन आई का। तो अगर आप देखोगे तो इस डायग्राम को देखने से लग रहा है कि ह्यूमन की जो आई बॉल होती है वो स्फेरिकल शेप की होती है और इसका जो ये डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके शेप की बात। अब ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देख लेते हैं। क्लियर? तो ह्यूमन आई को समझ लीजिए आप ऐसे इधर सामने से देख रहे हैं। आप अगर किसी दूसरे की आंख को सामने से देखेंगे तो जो आंखों का सबसे अपर लेयर होता है उसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। तो ये आपका कॉर्निया हो गया। ठीक है, कॉर्निया के बाद ये पार्ट आप जो देख रहे हो ये है आइरिस। क्लियर? और ये जो बीच का जो स्पेस है ये होता है प्यूपिल। ठीक है, अब इसको मैं और क्लियर कर दूं। ये आप ब्लैक एरिया देख रहे हो, ये प्यूपिल है और इधर जो साइड साइड में आपको दिख रहा है ना, ये है आइरिस। डन? तो उसी को थोड़ा समझना बहुत जरूरी था। आइरिस और प्यूपिल में अक्सर कंफ्यूजन होता है। डन? अब ये जो आइरिस, प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड फिल होता है, लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। फिर आइरिस और प्यूपिल के पीछे आपको ये लेंस दिखाई दे रहा है, ह्यूमन आई का लेंस। ह्यूमन आई के यानी आंखों में हमारे लेंस होता है, ये वही लेंस है। ठीक है, और ये लेंस आपका कॉन्वेक्स शेप का होता है। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। डन? फिर ये जो पार्ट देख रहे हो, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो, इसे कहते हैं रेटिना। और रेटिना की खास बात है कि इमेज का जो फॉर्मेशन है, किसकी इमेज? ऑब्जेक्ट की इमेज। कौन से ऑब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं। जैसे मेरे सामने ये बोर्ड है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट की मेरी आंखों के अंदर क्या बनी? इमेज। तो वो इमेज कहाँ बनती है? रेटिना पे ही बनती है। ठीक है, अब रेटिना और लेंस के बीच में ये जो लिक्विड भरा रहता है इसे कहते हैं वाइट्रस ह्यूमर। ठीक है, और लेंस को ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से होल्ड करके रखा जाता है और होल्ड कौन करता है? सीलरी मसल्स। ठीक है, तो अगर लेंस ऐसा है, अगर लेंस ऐसा है तो इसको ऊपर और नीचे से होल्ड करके पकड़ के किसने रखा है? सीलरी मसल्स ने। ठीक है, रेटिना हो गया, विट्रस ह्यूमर हो गया। अब आता ऑप्टिक नर्व। तो रेटिना पे जो इमेज बनी उस इमेज का सिग्नल ब्रेन तक ले जाने का काम कौन करता है? ऑप्टिक नर्व करता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व है, ये सिग्नल को ब्रेन तक ले जाएगी। ठीक है, तो यहां आपका सिग्नल ये ब्रेन तक जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए ह्यूमन आई के। क्लियर? अब पार्ट्स तो हमने देख लिए, अब कुछ पार्ट्स के फंक्शन भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आइरिस का फंक्शन क्या है, प्यूपिल का क्या है, सिलियरी मसल्स का क्या है, रेटिना का क्या है। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हमको देखना बहुत ज़रूरी है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शन में देखो, सबसे पहला किसका फंक्शन देखेंगे? कॉर्निया का। अब कॉर्निया के बारे में क्या बताया था कि हमारी आंखों की अपर सबसे पहली लेयर, यानी कि जैसे यहाँ से आप चलो, अब आंख से टकराए तो आंखों के सबसे पहला लेयर क्या मिलेगा? जब आप आंख से टकराओगे, है ना, जैसे मान लो मैं उंगली ऐसे आंख में लगा रहा हूँ, बहुत खतरनाक है लेकिन समझाने के लिए मैं रिस्क ले रहा हूँ। तो मान लो मैं ऐसे उंगली लगा रहा हूँ और उंगली से अपने आंखों को टच कर रहा हूँ, तो मैं आंखों का कौन सा एरिया टच कर रहा हूँ? मैं सबसे अपर लेयर को टच कर रहा हूँ, डेट इज कॉर्निया। ठीक है, तो ये कॉर्निया जो होती है यहीं से तो लाइट एंटर करती है। पहले तो लाइट यहीं से एंटर करेगी, कॉर्निया से। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया विच वेयर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया से लाइट का क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमारे आंखों के लेंस से भी होता है। लेंस से भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, कॉर्निया से भी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, लेकिन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहां से होगा? लेंस से कि कॉर्निया से? तो इसका आंसर है कॉर्निया से। इसीलिए लिखा है कि वेयर मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस।
तो कॉर्निया क्या करती है? कॉर्निया लाइट को रिफ्रैक्ट करती है सबसे ज्यादा। वैसे तो लेंस भी लाइट को रिफ्रैक्ट करेगी, लेकिन लेंस उतना लाइट को रिफ्रैक्ट नहीं करता जितना कॉर्निया करता है, और ये सबसे अपर लेयर होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात आती है आइरिस की। आइरिस कहाँ है? ये देखो, ये है आइरिस। ठीक है, और आपके आंखों में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो आंखों में ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है, और इसके चारों तरफ इस तरीके से ये होता है आइरिस। ठीक है, क्या होता है? ये होता है आइरिस। आपकी आंखों का जो सेंटर है, क्योंकि अगल बगल तो सब व्हाइट है, तो बीच में जो सेंटर पॉइंट है उसमें बीच में ब्लैक कलर होता है, बाकी ये जो होता है ये आइरिस होता है। ठीक है, और इसी आइरिस को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो, तो ये आइरिस किसका बना होता है? मसल्स का होता है। तो आइरिस इज ए डार्क मस्कुलर डायफ्राम। डायफ्राम मतलब एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर जो क्या है, चारों तरफ है, यानी सर्कुलर शेप में है ना। मतलब डायफ्राम का मतलब ये ऐसे है। क्लियर? तो ये मस्कुलर डायफ्राम है जिसका काम है कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। तो आइरिस का काम क्या है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। ये प्यूपिल यहाँ बड़ा ही दिखाई दे रहा है, ये प्यूपिल छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा कौन करेगा? आइरिस करेगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है? प्यूपिल से ही लाइट एंटर करती है लेंस में। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले लाइट कहाँ से एंटर करेगी? कॉर्निया से। कॉर्निया से एंटर करने के बाद फिर आएगा ये देखो, ये प्यूपिल। प्यूपिल से एंटर करेगी तब कहाँ पहुंचेगी? लेंस। तो प्यूपिल से लाइट लेंस में एंटर कर रही है। सबसे पहले क्या? कॉर्निया मिला। जब लाइट आंखों में एंटर कर रही है तो सबसे पहले लाइट कहाँ से गुजरेगी? कॉर्निया से। फिर कॉर्निया के बाद प्यूपिल से, और प्यूपिल के बाद फिर आएगी वो लेंस तक। तो यानी प्यूपिल डिसाइड कर रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे लेंस के पास जाएगी, यानी इट कंट्रोल्स या इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, अगर ज्यादा लाइट चाहिए तो प्यूपिल का साइज बड़ा होना पड़ेगा, और वो बड़ा कौन करेगा? आइरिस। बात समझ में आ गई? प्यूपिल हमारे आंखों में एंटर करने वाले लाइट की अमाउंट, क्वांटिटी को डिसाइड कर रहा है। ठीक है, और आइरिस क्या कर रहा है? आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है। तो अगर आप अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आप ये बताइए कि शुरुआत में आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन 1, 2, 3 मिनट बाद आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप बाहर, जहां बहुत सारी रोशनी थी, तो जब बहुत सारी रोशनी थी तो आपका प्यूपिल छोटा था। ठीक है, आप अंधेरे कमरे में गए, अंधेरे कमरे में अचानक लाइट नहीं है और आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर ज्यादा लाइट एंटर कर सके, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट आपकी आंखों के लेंस में एंटर करेगी, ऑब्जेक्ट उतना क्लियरली दिखाई देगा। अब आप अंधेरे कमरे में एंटर किए, अब आपके ब्रेन में मैसेज गया कि भाई यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऐसा करो ज्यादा लाइट एंटर कराओ। तो प्यूपिल अपना साइज क्या करेगा? बढ़ा लेगा। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर करे। अब प्यूपिल के साइज को बढ़ाएगा कौन? आइरिस। तो आइरिस किसका बना है? मसल्स का। तो ये मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, और उसके वजह से ये प्यूपिल का साइज या तो बढ़ जाता है या छोटा हो जाता है। अंधेरे कमरे में गए, आइरिस क्या हुई? आइरिस के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो प्यूपिल के साइज को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगी। और फिर अब पहले के कंपैरिजन में 1-2 मिनट बाद अब ज्यादा लाइट आपके आंखों में जाएगी, और ज्यादा लाइट जाने की वजह से आपकी विजिबिलिटी पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हो जाएगी। तो पहले अंधेरे कमरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन 1-2-3 मिनट बाद आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्यूपिल की साइज बढ़ गई थी। आप कभी एक्सपेरिमेंट करना, अगर मैं अपने आंखों के ऊपर टॉर्च जला दूं, ऐसे टॉर्च की रोशनी मेरी आंखों में जाएगी, तो मेरे प्यूपिल का साइज क्या होगा? बताओ, छोटा हो जाएगा। जी हाँ, क्यों? क्योंकि अचानक ज्यादा लाइट जा रही है, उतनी लाइट की जरूरत है नहीं। जब जरूरत नहीं है तो लाइट को कैसे कम किया जाए? प्यूपिल के साइज को छोटा कर दो। यानी कि प्यूपिल का जो साइज है
वही कंट्रोल कर रहा है कि कितनी लाइट हमारे आंखों में एंटर करेगी, और प्यूपिल के साइज को आइरिस कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आप आइरिस और प्यूपिल के इस फंक्शन को अब हमेशा के लिए याद कर लो और अपना कंफ्यूजन दूर कर लो। अगर आपको ये कहा जाए कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, तो आंसर है प्यूपिल। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल, आंसर है आइरिस। बात समझ में आ गई? चलिए, तो हमने कॉर्निया का फंक्शन पढ़ लिया, आइरिस का फंक्शन पढ़ लिया, प्यूपिल का फंक्शन पढ़ लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। तो क्यों कंपेयर किया गया ह्यूमन आई को कैमरा से? देखो, कैमरा में क्या होता है? लेंस होता है। ह्यूमन आई में भी लेंस है कि नहीं? कैमरा क्या करता है? कैमरा जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है वो उल्टी बनाता है और एक फिल्म में बनाता है, यानी कि एक स्क्रीन होती है जिसको हम फिल्म कह रहे हैं, और उस फिल्म पर उल्टी इमेज बनती है। बल्ब सीधा था, लेकिन कैमरे ने इसकी इमेज जो बनाई वो उल्टी बनाई और एक स्क्रीन, एक फिल्म पे बनाई। ठीक उसी तरह हमारी आंखों में भी सीधे ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बनती है। कहाँ? एक स्क्रीन पर। स्क्रीन कौन सी है? रेटिना। बात समझ में आ गई? और यहां भी एपर्चर होता है, यहां भी एपर्चर है। यानी कि जो पार्ट्स, जैसा कैमरा का फंक्शन होता है, कैमरा के पार्ट्स होते हैं, ठीक वैसे पार्ट्स तो हमारी आंखों में भी होते हैं। इसीलिए ह्यूमन आई को कैमरा से कंपेयर किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई ह्यूमन आई इज लाइक ए कैमरा। तो आप ये लिख सकते हो कि जैसे कैमरा इमेज फिल्म पे बनाता है, ठीक हमारी आंखों में भी एक फिल्म होता है जिसे रेटिना कहते हैं, इमेज यहाँ बनती है। कैमरा में भी लेंस होता है जो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, उसी तरह हमारी आंखों में भी लेंस होता है। कैमरा में अपर्चर होता है, हमारी आंखों में भी अपर्चर होता है जहां से लाइट एंटर करती है। फिर कैमरा ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, हमारी आंखें भी ऑब्जेक्ट की रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती हैं। तो ये सिमिलैरिटी है, इसीलिए ह्यूमन आई को कैमरा से कंपेयर किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमारे आंखों में जो रेटिना पर इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उस इमेज की खासियत क्या होती। तो अभी मैंने आपको बताया कि रेटिना पे बनने वाली इमेज रियल होती है, क्योंकि रियल इमेज ही स्क्रीन पर बनती है। ये आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा है। किसी स्क्रीन पर, पर्दा हो, दीवार हो, कोई भी स्क्रीन हो, उस पे इमेज हमेशा रियल ही बनेगी। तो रियल इमेज यहाँ बन रही है, तो यहाँ कोई ना कोई स्क्रीन है, उस स्क्रीन का नाम क्या है? रेटिना। तो रेटिना पे जो इमेज बनती है वो रियल होती है। बहुत बढ़िया। इन्वर्टेड होती है, यानी उल्टी। देखो, ऑब्जेक्ट सीधा है लेकिन इमेज उल्टा है, और ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज का साइज आंखों में जो बनता है वो छोटा होता है, यानी स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये आपको तीन चीजें याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पे जो इमेज बन रहा है उसके कैरेक्टर, उसकी प्रॉपर्टीज बताइए, खासियत, तो आप क्या लिखेंगे? रियल, इन्वर्टेड एंड इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट साइज, यानी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो बनती है वो छोटी बनती है। ठीक है, अब आप ये बताइए, दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है और उसकी इमेज हमारी आंखों में उल्टी बन रही है, तो हमें इमेज के हिसाब से ऑब्जेक्ट उल्टा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जैसी इमेज बनेगी वैसे ही तो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन ऑब्जेक्ट हमको उल्टा नहीं दिखाई दे रहा, हम किसी को भी देखते हैं हमें वो सीधा दिखाई देता है, लेकिन इमेज उसकी उल्टी बन रही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहां से अब ये जो इमेज बनी, इस इमेज का जो सिग्नल है वो ऑप्टिक नर्व लेकर कहाँ जाएगा? ब्रेन, और ब्रेन उस इमेज को वापस से सीधा कर देगा। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज हमारे ब्रेन में बन रही है वो तो सीधी बन रही है, इमेज आंखों में तो उल्टी बन रही है, लेकिन इसको सीधा किसने कर दिया? ब्रेन ने प्रोसेसिंग कर दी, तो सीधा ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई दे रहा है। तो ये कमाल ब्रेन का है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो रेटिना क्या है? रेटिना एक मेम्ब्रेन है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, एक पर्दा है, एक स्क्रीन है, जिस पर
बहुत सारे इनॉर्मस नंबर के क्या पाए जाते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं। ये आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे। ये दो टाइप के होते हैं, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, अभी नहीं पढ़ना है। तो रेटिना पर इनॉर्मस नंबर के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, और जब इन सेल्स पर क्या बनती है, जब इन सेल्स पे लाइट पड़ती है तो ये इल्यूमिनेट हो जाते हैं, मतलब ये एक्टिवेट हो जाते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन। मतलब देखो, ये लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ हैं, रेटिना पे हैं। जैसे इन पर लाइट पड़ी ये एक्टिवेट हो गए और ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहाँ जाता है, वह हमारे ब्रेन में, और ब्रेन उस इन्वर्टेड इमेज की सीधी इमेज बना देता है, मतलब यानी उसको वापस से सीधा कर देता है। तो आपको ऑब्जेक्ट जैसा दिखाई दे रहा है वैसे ही उसकी इमेज ब्रेन में बनती है, लेकिन आंखों में इमेज उल्टी बनती है। देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट आंखों में उल्टी इमेज बनी, लेकिन ब्रेन में उसकी सीधी इमेज बनी। तो ये कमाल ऑप्टिक नर्व जब ब्रेन तक ले गया तो ब्रेन का कमाल है। बात समझ में आ गई। तो लाइट कहाँ पड़ी, रेटिना के सेल्स पे। सेल्स एक्टिवेट होकर क्या पैदा किए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन भेजा जाता है वाया किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू। तो दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाया ऑप्टिक नर्व आर सेंट टू द ब्रेन। द ब्रेन इंटरप्रेट दिस सिग्नल। इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन इंटरप्रेट करता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है, और फिर हमें ऑब्जेक्ट जो सीधा है उसकी सीधी इमेज दिखाई पड़ती है। तो ये कमाल ऑप्टिक नर्व और ब्रेन का है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अगर आपसे कभी ऑप्टिक नर्व का फंक्शन पूछे तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द लाइट सेंसिटिव सेल्स टू द ब्रेन। रेटिना पे जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं उनके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिक नर्व कहाँ ट्रांसफर करता है, ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। ये फंक्शन ऑप्टिक नर्व का है। तो आपको आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, ऑप्टिक नर्व सारे फंक्शन क्लियर हो गए। चलिए, अब बात आती है पावर ऑफ एकोमोडेशन की। तो इस एकोमोडेशन वर्ड कहाँ से आया, एकोमोडेट से। एकोमोडेट मतलब एडजस्ट। तो हमारे आंखों की जो लेंस है ना, उस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो फिक्स नहीं रहता, उसको हम बदल सकते हैं, और बदलने की एक लिमिट है, ये नहीं कि बदल के कुछ भी कर दे। तो हमारे ह्यूमन आई का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ को हम थोड़ा इंक्रीज भी कर सकते हैं, थोड़ा डिक्रीज भी कर सकते हैं, और इसी कैपेसिटी को, इसी ताकत को, इसी क्षमता को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन और पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आप यहाँ दोनों डायग्राम देखो, ये ब्लू कलर का आपको क्या नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर का ये लेंस नजर आ रहा है। यहां लेंस क्या है, यहां लेंस थिक है, मोटा है, और इस डायग्राम में लेंस क्या है, पतला है। तो अगर लेंस थिक होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, कम होगा, और अगर लेंस थिन होगा तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे जैसे लेंस थिक होता जाएगा फोकल लेंथ कम होता जाएगा। यानी साफ साफ नजर आ रहा है कि आंखों के लेंस की जो फोकल लेंथ है वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, यानी एडजस्ट हो सकती है। और इसी कैपेसिटी को हम, इसी क्षमता को, कैपेसिटी को, एबिलिटी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब ह्यूमन आई का जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ कैसे चेंज होगी, उसको चेंज करने में हेल्प करेगा सिलेरी मसल्स। यानी लेंस अपना फोकल लेंथ अपने आप नहीं चेंज कर लेता। लेंस बोलता है फोकल लेंथ कम हो जाओ, हो जाएगा, नहीं। लेंस का फोकल लेंथ चेंज करने में हेल्प करता है सिलेरी मसल्स, है ना, क्लियर। चलो अब सिलेरी मसल्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। अगर हमने ये पढ़ा कि ह्यूमन आई का जो लेंस है वो अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, तो चेंज कब होगा फोकल लेंथ, जब आप देख रहे थे कि जब लेंस का कर्वेचर, यानी लेंस जब थिक या थिन, थिक कब होगा,
जब लेंस ऐसा होगा, थिन कब होगा, लेंस ऐसा होगा। तो ये कर्वेचर में फर्क आया ना, तो लेंस का कर्वेचर बदलेगा तभी लेंस का फोकल लेंथ बदलेगा। यानी लेंस का फोकल लेंथ बदलने के लिए जरूरी है लेंस का, ह्यूमन आई के लेंस का क्या चेंज हो, कर्वेचर चेंज हो। और कर्वेचर कैसे चेंज होगा, कर्वेचर चेंज होने में हेल्प करेगा कौन, सिलियरी मसल्स। अब देखो, अगर हमें दूर का देखना है, ह्यूमन आई को दूर का देखना है, दूर का देखना है क्या मतलब, कितने दूर, तो इन्फिनिटी तक। जैसे आप धरती पर बैठे हो और आपको चांद देखना है, आपको कोई तारा देखना है, तो वो तारा धरती से कितना दूर है, बहुत, तो बहुत दूरी को क्या कहेंगे, इन्फिनिटी। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लेंस का फोकल लेंथ भी ज्यादा होना चाहिए। और अगर आप बहुत पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो फिर लेंस की फोकल लेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जैसा ऑब्जेक्ट वैसा फोकल लेंथ, यानी ऑब्जेक्ट दूर है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, तो लेंस का, आंखों के लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास है तो उसको देखने के लिए आंखों का फोकल लेंथ जो लेंस का है उसे कम करना पड़ेगा। तो ये होगा कैसे, तो आपको लेंस का कर्वेचर बदलना पड़ेगा। और कर्वेचर कौन बदलेगा, सिलियरी मसल्स। ठीक है, तो आप आइए देखते हैं। तो जब सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, व्हेन सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं, जब सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, रिलैक्स। अब सिलियरी मसल्स को डायग्राम में मैं दिखा देता हूं, देखो, तो एनसीईआरटी का डायग्राम था, ये है सिलियरी मसल्स, जिसने ऊपर से और नीचे से लेंस को पकड़ के रखा है ऐसे। ये खींचेंगी, ये रिलैक्स होंगी, तो लेंस का कर्वेचर बदलेगा, लेंस मोटा या पतला होगा, और कर्वेचर बदलेगा तो फोकल लेंथ बदलेगी। तो डिपेंड करता है हम दूर का देख रहे हैं कि पास का देख रहे हैं, उस हिसाब से फोकल लेंथ चेंज होता है, कर्वेचर चेंज होता है। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, अब यहाँ दो केसेस हैं, या तो दूर का देखना है या तो पास का देखना है। ठीक है, तो अगर आपको दूर का डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं। सिलियरी मसल्स रिलैक्स होने की वजह से जो लेंस है वो पतला हो जाता है, यानी उसका कर्वेचर क्या होता है, कम। तो लेंस का कर्वेचर कम, तो लेंस पतला हो गया, है ना, क्लियर। कर्वेचर मतलब घुमाव, तो अगर घुमाव ज्यादा होगा तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, और अगर घुमाव कम है तो उसकी फोकल लेंथ कहीं दूर जाएगी। तो सिलियरी मसल जब रिलैक्स होती हैं तो हमारा जो लेंस है वो पतला हो जाता है, यानी उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है। कर्वेचर इंक्रीज हो गया, सॉरी, लेंस पतला होता है तो उसका कर्वेचर कम हो जाता है। सिलियरी मसल्स रिलैक्स हुई, कर्वेचर कम हुआ, लेंस पतला हो गया। लेंस पतला हुआ तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो फिर हम ज़्यादा दूरी तक देख पाएंगे, यानी आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, सीक्वेंस याद रखो। दूर का देखना है तो हमारे लेंस का फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ेगा। फोकल लेंथ तब बढ़ेगा जब लेंस पतला हो, उसका कर्वेचर कम हो, और ये कब होगा, जब हमारी सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी। अब दूसरा ऑप्शन, जब आपको पास के ऑब्जेक्ट देखना है, नियर बाई ऑब्जेक्ट, अभी तक हम डिस्टेंट देख रहे थे, डिस्टेंट का मतलब होता है वेरी लार्ज, इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको नियर बाई के ऑब्जेक्ट्स देखना है। तो पास अगर ऑब्जेक्ट है तो आंखों के लेंस का फोकल लेंथ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फोकल लेंथ कम करने के लिए जो हमारा लेंस है वो थिक होगा, मोटा होगा, और लेंस अगर थिकर होगा तो लेंस थिक तभी होगा जब उसका कर्वेचर बढ़े, है ना। और ये तब होगा, लेंस थिक कब होगा, उसका कर्वेचर कब बढ़ेगा, जब हमारी सिलियरी मसल्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आपको पास का देखना है तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और अगर आपको दूर का देखना है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स होती हैं। तो सिलियरी मसल्स के रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने से लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है, क्योंकि कर्वेचर बदल रहा है। कर्वेचर बदलेगा तो फोकल लेंथ बदलेगा, फोकल लेंथ बदलेगा तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। बात समझ में आ गई। तो सीक्वेंस याद रखना, कब क्या होता है, पास का देखने के लिए क्या होता है, दूर का देखने के लिए क्या होता है। तो दूर का देखने के लिए सिलियरी मसल्स रिलैक्स करेंगी, लेंस का जो थिकनेस है वो कम हो जाएगा, लेंस पतला हो जाएगा, और फिर आपका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो दूर की चीज़ों को देख पाओगे।
और जब पास की चीज़ों को देखना है, फोकल लेंथ कम चाहिए, तो लेंस क्या हो जाएगा, थिक, और लेंस थिक हो जाएगा, और ये तब होगा जब हमारे लेंस का कर्वेचर बढ़े। और लेंस का जो कर्वेचर है वो कब बढ़ेगा, इंक्रीजेज द कर्वेचर, ये कब बढ़ेगा, जब हमारी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। तो अगर हम पास के ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो हमारी सिलरी मसल्स उस समय कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दूर को ऑब्जेक्ट को देखने से ज़्यादा पास की चीज़ों को जो बहुत ध्यान से देखना है उनको देखने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये सीक्वेंस याद रखना। तो 2 ऑप्शन हो गए। अब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ एक ये उठता है कि ठीक है, अगर हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना है तो हमारी सिलरी मसल्स रिलैक्स होंगी, लेंस पतला हो जाएगा और उसके वजह से फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। तो फोकल लेंथ बढ़ के कितना बढ़ सकता है, उसकी कोई लिमिट है? लिमिट कुछ है ही नहीं, इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है। यानी आपके आंखों का फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी तक हो सकता है, और इसीलिए हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। तो इसी डिस्टेंस को कहते हैं फार पॉइंट। तो आंखों का जो फार पॉइंट है, इसका मतलब हमारे आंखों के लेंस की बढ़ने की, फोकल लेंथ की बढ़ने की मैक्सिमम लिमिट। तो फोकल लेंथ मैक्सिमम बढ़कर कितना हो सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो ये हो गया हमारा फार पॉइंट। लेकिन दूसरा कंडीशन, जब हमें पास के ऑब्जेक्ट्स को देखना है, फोकल लेंथ क्या करना है, फोकल लेंथ को आपको डिक्रीज करना है, कम करना है। तो हमारी सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेंस आपका थिक हो जाएगा और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये डिक्रीज होकर कितना, कम से कम कितना हो सकता है, इसकी कोई लिमिट होगी ना, कि फोकल लेंथ कम होते होते 0 आ जाएगा, नहीं, इसकी एक लिमिट है। तो मिनिमम कितना घट सकता है, मिनिमम फोकल लेंथ कितना हो सकता है? भाई आपने कहा कि लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, तो मान लेते हैं कि 50 सेंटीमीटर था फोकल लेंथ, वो डिक्रीज होकर 40 पे आ गया, और डिक्रीज होकर 25 पे आ गया, और डिक्रीज हो सकता है क्या? नहीं, 25 से कम, 25 सेंटीमीटर से कम फोकल लेंथ हो ही नहीं सकता। तो यानी हमारे आंखों के लेंस की जो फोकल लेंथ है वो मिनिमम कितनी हो सकती है, 25, और फोकल लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम को फार पॉइंट कहते हैं और मिनिमम फोकल लेंथ को नियर पॉइंट कहते हैं आंखों का। अब क्योंकि आंखों का फोकल लेंथ, लेंस का, आंखों में लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर से कम नहीं हो सकता, इसीलिए आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है क्लियरली, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को आंखों से कम कितने दूरी पर रखना पड़ेगा? कम से कम वहां रखो जितना कम से कम फोकल लेंथ है, यानी 25। आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखना है बिना किसी आंखों पर प्रेशर लगाए, आंखों पे दबाव डाले, है ना, यानी आपको ऑब्जेक्ट देखने में कोई दिक्कत ना आए, आंखें ना दर्द हो, तो आप ऑब्जेक्ट आंखों से कितनी दूरी पे रखोगे? तो आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर, जहां नियर पॉइंट है, वहां से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो, चाहे 25 पे रख दो, 26 पे रख दो, इन्फिनिटी पे रख दो, आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देगा। तो एक नॉर्मल आंखों का जो, आंखों के लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो मिनिमम 25 होता है, मैक्सिमम इन्फिनिटी होता है। लेकिन आंखों में जब कोई डिफेक्ट आ जाता है तो ये नियर और फार पॉइंट बदल जाता है, वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर एंड द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट। आंखें किसी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम कितने दूरी तक देख सकती हैं? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तब भी ऑब्जेक्ट को आंखें देख सकती हैं। क्यों? क्योंकि आंखों का जो लेंस का फोकल लेंथ है वो बढ़कर मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी तक जा रहा है तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के दिखाई देंगे हमको, क्योंकि जैसा फोकल लेंथ उतने दूरी के ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। जब फोकल लेंथ बढ़कर इन्फिनिटी तक चला गया तो फिर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज हमारे आंखों में बनेगी, हमको दिखाई देगी वो ऑब्जेक्ट। तो ये मैक्सिमम जो लिमिट है वो है इन्फिनिटी, और इसी को हम फार पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि
जैसे मान ले ये इन्फिनिटी पर है और ये 25 सेंटीमीटर, तो आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर से लेकर, यानी यहां से लेकर यहां इन्फिनिटी तक, इस बीच में ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 25 से कम सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो फिर उसकी इमेज प्रॉपर नहीं बनेगी, आपको डिफिकल्टी होगी। जैसे अगर मैं आंखों के बहुत करीब कोई किताब लेकर पढूं, बहुत देर तक पढ़ सकता हूं, नहीं, आंखें दर्द होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को आंखों के बहुत करीब, यानी कितने डिस्टेंस पे रख दिया, 25 से कम पे रख दिया। अब हमारे आंखों के लेंस का मिनिमम फोकल लेंथ, यानी कम से कम कितना फोकल लेंथ हो सकता है, 25 सेंटीमीटर, और आपने ऑब्जेक्ट को 25 से भी कम पे रख दिया, तो ऑब्जेक्ट की अच्छी इमेज नहीं बनेगी, आपके आंखों में दर्द होगा। तो इसी नियर पॉइंट को हम ये भी कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ यानी कम से कम दूरी ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसे नियर पॉइंट भी कहते हैं। तो चाहे नियर पॉइंट बोलो, चाहे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलो, ये आंखों का 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी हमारे आंखों का जो विजन है उसकी रेंज क्या है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, 25 सेंटीमीटर कहां से मेजर कर रहे हैं, आंखों से। तो आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर, अब 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, आपको ऑब्जेक्ट की इमेज क्लियरली आंखों में दिखाई देगी, मतलब इमेज बनेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत करीब है, 25 से भी कम दूरी पर है आंखों से, तो वो ऑब्जेक्ट की इमेज आपको नहीं अच्छी बनेगी, फिर ब्लर बनेगी और आपको दिक्कत होगी, दर्द होगा आंखों में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। तो ये आपको यहाँ मैंने समझा दिया। एक डायग्राम बना देता हूं और डायग्राम से आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। जैसे ये है आंख, ठीक है, ये आंखों में लगा है लेंस, ठीक है। अब आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर, यानी ये, ठीक है, ये हो गया आपका नियर पॉइंट, और इन्फिनिटी ये हो गया फार पॉइंट। ठीक है, अब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना चाहते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपके आंखों से कहां होना चाहिए ताकि उसकी इमेज आपकी आंखों में सही से बने और आपको दिक्कत ना आए। तो फिर वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए कहां से कहां, नियर पॉइंट से लेकर फार पॉइंट या इसके बीच में। यहां से यहां कहीं भी रख दो, फार पॉइंट पे रख दो, बीच में कहीं रख दो, नियर पॉइंट पे रख दो। नियर पॉइंट कितना है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर, तो ये रेंज है आपकी, ये रेंज है ना, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने की ये रेंज है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर है, यानी मान लो ऑब्जेक्ट यहां है, जैसे ये किताब मैंने बहुत आंखों से करीब कर लिया, तो ये 25 सेंटीमीटर, लेकिन अब 25 से 20, 15, 10, तो 25 सेंटीमीटर से कम हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट मेरा 25 से कम दूरी पर रखा है तो फिर उस ऑब्जेक्ट को देखने में मुझे दिक्कत होगी, तो फिर ये आपका रेंज नहीं है देखने का, तो ध्यान रखना। तो नॉर्मल आंखों का ये रेंज होता है। लेकिन जब हम डिफेक्ट पढ़ेंगे तो डिफेक्ट में ये जो रेंज होता है ये बदल जाता है, या तो फार पॉइंट करीब आ जाएगा या नियर पॉइंट दूर चला जाएगा, तो आपकी रेंज कम हो जाएगी देखने की। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने ह्यूमन आई के पार्ट्स, उसके फंक्शन और पावर ऑफ एकोमोडेशन के सारे कंसेप्ट को पढ़ा, नियर पॉइंट और फार पॉइंट को बारे में जाना। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।